क्योंकि इन्फ्लामेशन मतलब सूजन हो गया है, अटैक आ जाएगा। इसका कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट अभी तक नहीं है, ठीक है। डिजीज होता है, इट इंक्लूड 2 टाइप ऑफ डिजीज। एक तो एम्फाइसीमा भी होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। एक होता है LABA लाबा, और एक होता है SA। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग फार्माकोथेरेपेटिक्स का एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आस्थमा और COPD को पढ़ने वाले हैं। आस्थमा और COPD दोनों रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित डिजीज है और इन दोनों डिजीज का प्रॉपर डेफिनेशन देखेंगे, ईटियोपैथोजेनेसिस देखेंगे, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जिसको सिम्टम भी कहते हैं, सिम्टम देखेंगे, एंड देन मैनेजमेंट, जो भी ट्रीटमेंट वगैरह है, कह सकते हैं जो भी दवाएं इस्तेमाल होती हैं इनके ट्रीटमेंट में, उसको हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। हाँ, तो ध्यान से सुनिएगा और चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि चीज़ों को बिल्कुल आसान शब्दों में रखूं ताकि आपको क्लियरली समझ में आ सके। एंड ये आपका फार्माकोथेरेपेटिक्स डी फार्मा सेकेंड ईयर का एक सब्जेक्ट है, उसमें चैप्टर नंबर 2B में पढ़ना है। अगर आप देखें सिलेबस तो ये चैप्टर नंबर 2 है, यहाँ 2B है, B में आपको आस्थमा और COPD पढ़ना है, ठीक है। चलिए शुरू करें। सबसे पहले हम लोग आस्थमा पढ़ते हैं। तो आस्थमा, पहली बात तो सवाल यही बन सकता है कि बताओ भाई कौन सा रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित डिसऑर्डर है और कौन सा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से संबंधित समस्या है। एग्जाम में जो ओरिएंटेड सवाल है वो मैं बता रहा हूँ, ऑप्शन बेस्ड आता है। कौन सा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से के कहते हैं बेस्ड डिजीजेज हैं, जैसे हाइपरटेंशन, एंजाइना, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, हाइपरलिपिडीमिया, कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर, ये सब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर है। ये सब मैंने पढ़ा दिया है। आज बारी है आस्थमा और COPD का। तो एट फर्स्ट सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारियां हैं। अब ये आस्थमा क्या होता है? तो आस्थमा में आपने सुना होगा कि हमारा सांस फूलने लग जाता है, ठीक है। जो भी आस्थमेटिक पेशेंट होता है वो सांस लेने में उसको कठिनाई होती है, एंड जब वो सांस लेगा वीजिंग, है ना, विसल लाइक साउंड ड्यूरिंग ब्रीदिंग, यानी सांस लेने के दौरान घर 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 करके की आवाज आएगी। ऐसा क्यों होता है? तो एक्चुअली जो सांस नली है आपका, यानी कि जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये ट्रैकिया है, ट्रैकिया जब बाइफर्केट होता है तो वो ब्रोंकाई में कन्वर्ट हो जाता है, यानी 2 भाग में बढ़ता है तो ब्रोंकाई, एंड वही ब्रोंकाई में एक्चुअली इन्फ्लामेशन हो जाता है। इन्फ्लामेशन यानी सूजन, एंड सूजन होने का कारण अलग अलग हो सकता है। कारण जैसे किसी को एलर्जी की वजह से होता है, जैसे किसी को डस्ट से एलर्जी है, किसी को पॉल्यूशन से एलर्जी है, किसी को पॉलन ग्रेन आता है जो फूल के ऊपर वगैरह होता है ना, दाना दाना टाइप का, उससे एलर्जी होता है ना। तो इन सब चीज़ों के एलर्जीज की वजह से खास करके ये आस्थमा होता है, एंड उसके वजह से आपके बॉडी में ये चीज़ें डेवलप होती हैं, एंड क्या होता है, जो आपका ब्रोंकाई है वो स्वेलन हो जाता है। सोलेन मतलब उसमें सूजन हो जाता है ना। सूजन होने की वजह से क्या होगा कि अंदर का जो ये रास्ता है ना, ये रास्ता बहुत कम बचता है। जैसे मैं आपको एक कंपैरिजन दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि ये एक तरफ रखा गया है नॉर्मल लंग्स। अगर नॉर्मल लंग्स है, नॉर्मल लंग्स के अंदर ये जो ब्रोंकाई है इसको जूम करके दिखाया गया है, ये देखिए कितना अच्छा से ओपन खुला हुआ है, तो हवा आसानी से प्रवेश करेगा और आपको सांस लेने में दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आस्थमेटिक लंग्स है तो यहाँ पर देखो इसके अंदर का स्पेस कितना कम हो गया है। क्यों? और क्यों होता है? कहीं ना कहीं अलग अलग एलर्जेंस की वजह से, एलर्जीज की वजह से, एंड एक्सेस म्यूकस, है ना, बहुत ज़्यादा म्यूकस बनने लग जाता है, चिपचिपा, जिस वजह से यहाँ पर सांस लेने में दिक्कत होती है, घर घर की आवाज़ वगैरह आती है, ठीक है। एंड इसीलिए कहा जाता है कि जो भी आपके आस्थमेटिक पेशेंट्स होते हैं, आस्थमा के पेशेंट होते हैं, उनको जो आस्थमा के जो कॉज है, जिस कारण से आस्थमा हो रहा है, जैसे अगर जो डस्ट की वजह से हो रहा है या पॉल्यूशन की वजह से हो रहा है या तो पॉलन ग्रेन की वजह से हो रहा है, तो उसको मुंह कान ढक करके रखो, उनसे बचा के रखो ताकि आस्थमा का अटैक ना आए, ठीक है। बाकी और भी कई कारण हो सकते हैं आस्थमा का। कई बार ऐसा होता है अचानक से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से आस्थमा का अटैक आ सकता है ना। एंड फिर इसमें कौन कौन से ड्रग्स चलते हैं, दवाएं चलती हैं, वो भी बताएंगे। हर चीज़ समझेंगे, ध्यान से सुनिएगा। देखो भाई, आस्थमा एक क्रोनिक डिजीज है। क्रोनिक मतलब ये होता है ये धीरे धीरे डेवलप होता है एंड फिर लंबे समय तक चलता है, तुरंत से ठीक नहीं हो जाता है, ठीक है। हाँ, ध्यान रखना, एक होता है एक्यूट डिजीज। एक्यूट का मतलब हुआ
तुरंत से हुआ, जैसे आपको टाइफाइड, ये एक एक्यूट बीमारी है। इन्फेक्शन हुआ, बुखार आया, दवा चला, सेफ्ट्रियाजोन 1 ग्राम वगैरह चलता है, इंजेक्शन वगैरह लिए, 5 दिन बीडी यानी सुबह शाम, आप ठीक हो गए। ये हो गया एक्यूट इन्फेक्शन, है ना। मलेरिया, डेंगू, ये सब एक्यूट इन्फेक्शन। लेकिन अगर किसी को आस्थमा हो गया तो ये लॉन्ग टर्म चलता है। डायबिटीज़ हो गया, लॉन्ग टर्म चलता है। हाइपरटेंशन, हाई बीपी का समस्या हो गया, लॉन्ग टर्म चलता है। शुगर का बीमारी हो गया, है ना। वैसे आस्थमा भी एक क्रोनिक डिजीज है। तो पहली बात तो आपको ये समझना होगा क्रोनिक का मतलब और एक्यूट का मतलब। एक्यूट मतलब जो 6 महीने से कम में ही ठीक हो जाता हो, है ना। इन्फेक्शन हुआ, महीने, 2 महीने, 3 महीने में दवा चली, ठीक हो गया, वो एक्यूट इन्फेक्शन। लेकिन अगर जो लंबे समय तक वो बीमारी चले, उसके ट्रीटमेंट में टाइम लगे और धीरे धीरे बॉडी में डेवलप हो, तो उसको हम लोग क्रोनिक कहते हैं। तो ये क्रोनिक होता है। क्रोनिक आस्थमा इज ए रेस्पिरेटरी डिजीज। रेस्पिरेटरी यानी कि श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी है। दैट काउजेज इन्फ्लामेशन, जो कि इन्फ्लामेशन कॉज करता है, एंड एयर वे नैरोइंग। इन्फ्लामेशन मतलब मैंने बताया सूजन, फूल जाना, सूजन हो जाना, स्वेलिंग हो जाना। किस चीज में? एयरवे। एयरवे मतलब हवा के जो रास्ते होते हैं उसमें, और वो क्या होता है, नैरो हो जाता है। नैरो होना का मतलब क्या हुआ, सकड़ा हो जाना। जैसे इतना रास्ता है वो फूल जाएगा अंदर में, तो क्या हो जाएगा, बहुत कम जगह बचेगा, जिससे कि क्या होगा, विच कैन कॉज वीजिंग। वीजिंग का मतलब होता है कि घर घर की आवाज आना ड्यूरिंग ब्रीदिंग, यानी कि विसल लाइक साउंड ड्यूरिंग ब्रीदिंग, इस टाइप से। मतलब बहुत, मैं उतना अच्छे से कर नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आप जब अस्थमा के पेशेंट को देखेंगे तो उसको सांस लेने में बहुत कठिनाई होगी, एंड वहाँ पर विसल लाइक साउंड, है ना, सीटी जैसी आवाज़ आती है सांस लेने के दौरान। डिस्पीनिया यानी डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, यानी कि ब्रीदिंग लेने में, सांस लेने में मुश्किलात होते हैं। प्रेशर्स इन द चेस्ट, चेस्ट में तनाव महसूस होता है, भारीपन महसूस होता है। एंड कफिंग फिट्स दैट हैपन फ्रीक्वेंटली, कफिंग होता है, खांसी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। हाँ, तो ये होता है आस्थमा, ठीक है। हाँ, मैंने क्या बोला, पहले तो डेफिनेशन समझो, क्योंकि एग्जाम में डेफिनेशन आ सकते हैं, और प्रॉपरली आपसे कोई पूछे क्या होता है आस्थमा भाई, तो आप आसानी से समझा सको। देखो, आस्थमा एक क्रोनिक डिजीज़ है जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित है। यहाँ पर इन्फ्लामेशन हो जाता है, किस चीज़ का, है ना, एयरवे का, जिस वजह से एयरवे क्या हो जाता है, नैरो हो जाते हैं। एंड आपको मेन सिम्टम वीजिंग, वीजिंग का मतलब कोई पूछेगा तो विसल लाइक साउंड ड्यूरिंग ब्रीदिंग, यानी कि सांस लेने के दौरान सीटी जैसी आवाज़, घर घर जैसी आवाज़। डिस्पीनिया, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। प्रेशर इन द चेस्ट, यानी आपके छाती में थोड़ा प्रेशर फील होगा, एंड कफिंग होने की संभावनाएं हैं। पीपुल ऑफ ऑल एजेज, देखो, पीपुल ऑफ ऑल एजेज आर अफेक्टेड बाय दिस इलनेस। किसी भी उम्र के लोग इससे अफेक्टेड हो सकते हैं, एक छोटा बच्चा भी, इवन बूढ़ा भी, जवान भी। ऑल थ्रू इट कैन बी कंट्रोल्ड। आस्थमा नाउ हैज नोन ट्रीटमेंट, नो ट्रीटमेंट, नाउ हैज नो ट्रीटमेंट, यानी कि अभी इसको कंट्रोल किया जा सकता है। ध्यान रखना, इसको कंट्रोल किया जा सकता है, इसको ट्रीटमेंट, है ना, अभी तक इसका कोई भी परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। अगर सिम्टम आया, आप कुछ देर के लिए रिलैक्स कर लो, लेकिन फिर से आस्थमा का अटैक आ जाएगा, इसका कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट अभी तक नहीं है, ठीक है। इसीलिए क्या कहता है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ठीक है। अब क्या है, टाइप्स। अब देखो, आस्थमा मेनली 2 टाइप के होते हैं, एक होता है एक्सट्रिंसिक आस्थमा और एक होता है इंट्रिंसिक आस्थमा। एक्सट्रिंसिक आस्थमा मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन टू इनहेलेंट एलर्जेंस। मैंने बताया एलर्जेंस यानी जिस वजह से एलर्जी होती हो, यानी कि एक्सट्रिंसिक आस्थमा। एक्सट्रिंसिक का मतलब आप समझ रहे हैं, कोई बाहरी चीज, कोई बाहरी चीज आपके बॉडी में एंटर किया और उससे आपको एलर्जी हुई, एंड देन वो एक्टिवेट हुआ और फिर वहां पे स्वेलिंग हो गई और आपको सांस लेने में दिक्कत हो गया, ये हो गया एक्सट्रिंसिक। जैसे क्या, डस्ट माइटीज यानी धूल कण, है ना। हाँ, एनिमल डेंडर, जो जानवरों के छोटे छोटे बाल होते हैं। कॉकरोच, पॉलेन, पॉलेन मतलब ये देखो ना, अड़हुल फूल के ऊपर पीला पीला रंग देखे हो ना, हाँ वो, है ना। मोल्ड, दे आर मेजर वन, ये सब कुछ मेजर वन है जिस वजह से एलर्जी होती है, ठीक है। हाँ, फिर मीडिएटेड बाय इम्यूनोग्लोबुलिन ई। ध्यान रखना, आपके बॉडी में जब भी एलर्जी होती है तो कौन सा एंटीबॉडी, जो कौन सा एंटीबॉडी है यानी इम्यूनोग्लोबुलिन है, एक्टिवेट होता है, बताओ। तो आपका अगर कभी भी बॉडी में एलर्जेन, एलर्जेन यानी जो एलर्जी कॉज करेगा वो घुसा, एलर्जी कॉज करवाएगा कौन, फिर वहां पे इम्यूनोग्लोबुलिन ई, जो आईजीई होता है, याद रख लेना सब लोग, इम्यूनोग्लोबुलिन ई होता है, ये एक्टिवेट होता है। एंड इस एक्टिवेशन, ये एक्टिवेट होने की वजह से ब्रोंकाई वगैरह फूल जाता है, स्वेल कर जाता है, ठीक है। हाँ,
समझ रहे हो बात को। जबकि इंट्रिंसिक आस्थमा में क्या है, नो इनिशिएटिंग एलर्जन, यहाँ किसी एलर्जन की वजह से नहीं होता है। इन्फेक्शन ये टिपिकली वायरल, कई बार हो जाता है इन्फेक्शन हो सकता है, इंटरनल इन्फेक्शन, या तो कई बार होता है वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, या तो इन्वायरमेंटल स्टूलीज जैसे एयर पॉल्यूशन वगैरह की वजह से हो जाए। तो अगर एक्सटर्नल पॉल्यूटेंट के पॉलन के मतलब एलर्जन की वजह से हो रहा है तो उसको एक्सट्रिंसिक आस्थमा, अगर इंटरनली प्रॉब्लम है तो इंट्रिंसिक आस्थमा। मोस्टली केस में एक्सट्रिंसिक आस्थमा होता है, जहाँ पर मेजर जो एलर्जेंस देखा गया है वो पॉलन देखा गया है, डस्ट माइटिस देखे गए हैं, एनिमल डेंडर्स देखे गए हैं, ये सब चीज़ें हैं। और ये किसके द्वारा, इम्यूनोग्लोबुलिन ई के द्वारा मेडिएट होते हैं। ठीक है, हाँ। अब बात करते हैं ईटियोलॉजी का मतलब होता है कारण। ईटियोलॉजी का मतलब होता है कारण। ठीक है, देखो ये दीदी को बार बार छींक आ रहा है, क्यों, क्योंकि ये किस एरिया में है, यहाँ पर बहुत सारे ये देखो पोलन वगैरह झड़ रहे हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है धीरे धीरे इनको अस्थमा वाला प्रॉब्लम होगा। अगर जिसको जैसे हम लोग कितनों जाके वहाँ सूत जाएंगे, है ना, है कि नहीं है, कितना लोग का तो शौक होता है कि इस सरसों का खेत देख रहे हो, इस सरसों का खेत है यानी खेतिहरी में प्री वेडिंग शूट चलता है। अरे भाई अमीर लोग जो होता है, बड़ा बड़ा लोग, प्री वेडिंग शूट जानते हो, आजकल ना अलग चीज़ चला है, एक होता है प्री वेडिंग शूट, पहले तो होता है प्री वेडिंग, फिर वेडिंग, फिर पोस्ट वेडिंग। पोस्ट वेडिंग शूट भगवान ना करे होने लग जाए, लेकिन चलो प्री वेडिंग पर आते हैं। तो जैसा बड़े बड़े लोग करते हैं, जैसे अंबानी साहब का जो बेटा था, कितना वो ब्याह किया, पहले प्री वेडिंग किया, फिर वेडिंग, फिर पोस्ट वेडिंग। तो हाँ, धड़कन मूवी में देखो तो, है ना, तो गांव घर में हम देखे हैं अपने नज़र से प्री वेडिंग शूट में। अब लड़की को भी शौक था भाई प्री वेडिंग शूट करना है, लेकिन अब बाहर जाएगा कहीं तो ज़्यादा खर्चा होगा, तो आओ भाई गांव घर में लपेट दो, सरसों का खेत, मकई का खेत, बहुत अच्छा सीन भी आता है ना, कोई दिक्कत नहीं है। खैर मेरा भी एक शौक है कि प्री वेडिंग शूट करवाएंगे, क्योंकि ब्याह से पहले जो होने वाली कन्याएं होगी ना, उससे ज़्यादा प्यार होगा। आप भी समझ सकते हैं, क्योंकि वो मेरे बारे में ज़्यादा बुराई नहीं जानती होगी, नहीं हम उसके बारे में जानते होंगे, तो हम उसको मानेंगे कि ये बहुत अच्छी है, एकदम बढ़िया दूध के धुअल है, और वो हमको अच्छा मानेगी। बाद में जब एक साथ रहने लगता है तो धीरे धीरे क्या होता है, कड़वाहट आ जाता है। क्यों, दोनों एक दूसरे का सच्चाई जान जाता है। हर इंसान में कुछ ना कुछ कमियां हैं, और दोनों एक दूसरे की कमी से जब वाकिफ हो जाता है, तो जो कोढ़िया पुतरा होता है ना, गांव घर में बेकार थोड़ा से शादी हो गलो, ब्याह हो गलो, जिंदगी बर्बाद। तो प्री वेडिंग शूट इसलिए दोनों लोग एकदम एक्चुअल खुश रहता है उस समय पे। तो वहां पर अगर मान लो लड़की को अस्थमा वाला प्रॉब्लम है और उसको सरसों के खेत में प्री वेडिंग शूट लेके जाने चल गए, तो चलेगा प्री वेडिंग हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में प्री वेडिंग शूट होगा, क्योंकि उसको क्या आ जाएगा, अस्थमा का अटैक। कारण क्योंकि वहां पर बहुत सारे पॉलन वगैरह झड़ेंगे, या फिर ऐसा कोई एरिया जहाँ पे इस तरीके से पॉलन उड़ता है ना, तो फिर दिक्कत आएगी, है ना, ध्यान रखना इन चीज़ों को। सरसों के सगिया चलो कोई बात नहीं। तो ईटियोलॉजी में क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना भाई, थोड़ा रिलैक्स, बस एक्साइटमेंट थोड़ा कम करो। चलो क्या कर रहा है, जेनेटिक फैक्टर्स अलोंग विथ एनवायरमेंटल एक्सपोजर। कुछ जेनेटिक फैक्टर होते हैं, माँ बाप को भी है तो बच्चों को भी हो सकता है। कुछ एनवायरमेंटल एक्सपोजर जैसे कि एलर्जेंस वगैरह की वजह से हो सकता है, हाउस डस्ट, घर का कचरा वगैरह की वजह से हो सकता है, कारपेट्स, है ना, पॉल्यूशन, पॉलन, टोबैको, स्मोक, केमिकल इरिटेंट, एयर पॉल्यूशन, कोल्ड एयर, फिजिकल एक्सरसाइज, स्ट्रेस, ठंडी हवा ले लेने से भी, बहुत सारा कारण की वजह से। देखो हर डिफरेंट पर्सन में अलग अलग तरीके से देखने को मिलता है, किसी में घर के कूड़े कचरे से, है ना, हाँ, किसी में पॉलन से, किसी में टोबैको से, किसी में अलग अलग। तो जिससे उसको प्रॉब्लम है उसको दूर रखो, वहां पे मास्क लगा के। ठीक है, अब क्या है, हमको एक्सपीरियंस है नहीं लेकिन हो जाएगा, टेंशन ना लीजिए। पैथोफिजियोलॉजी देख देख के जो सीखे हैं भाई, चलो ध्यान से सुनना। पैथोफिजियोलॉजी मतलब क्या हुआ, कैसे होता है। देखो ट्रिगर फैक्टर मतलब कुछ भी हो सकता है, या तो पोलन ग्रेन हो सकता है, या तो पोलन, या तो डस्ट। ट्रिगर फैक्टर मतलब है जिस वजह से आपका अस्थमा का अटैक स्टार्ट हो रहा है। तो पोलन हो सकता है, डस्ट हो सकता है, आप बोल लो एयर पॉल्यूशन वगैरह कुछ भी हो सकता है। आपको मैंने डस्ट यहाँ पे ट्रिगर फैक्टर काफ़ी सारी चीज़ें बताया। उसके वजह से क्या होता है, सबसे पहले एयरवे में इन्फ्लामेशन। जब तक नॉर्मल है तो देखो कितना अच्छा खुला खुला है, आराम से ऑक्सीजन जा रहा है। जैसे एयरवे में इन्फ्लामेशन आया, स्वेलिंग हुआ, फूल गया, सूजन हुआ, तो वहां पर उस वजह से क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा म्यूकस यानी चिपचिपा पदार्थ जो है ना रिलीज होने लगे, ये देखो पीला पीला चिपचिपा पदार्थ रिलीज होने लग जाएगा। एंड
एयरवे का मसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। पहली बात क्या, इन्फ्लामेशन होने की वजह से देखो क्या होगा, हाइपर सिक्रीशन ऑफ म्यूकस, म्यूकस ज़्यादा बनने लग जाएगा, एयरवे कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा एंड स्वेलिंग हो जाएंगे ब्रोंकियल मेम्ब्रेन में, ये जो मेम्ब्रेन है, जिस वजह से रास्ता क्या हो जाएगा, नैरो, नैरोइंग ऑफ ब्रीदिंग पैसेज। ब्रीदिंग पैसेज मतलब सांस लेने के जो रास्ते हैं वो नैरो, सकरा हो जाएगा, और सकरा होगा जैसे ही आपको प्रॉब्लम सिम्टम्स दिखने लगेंगे। वीजिंग यानी कि घरघर जैसी आवाज़ आना, कफ, खांसी हो सकता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में दिक्कत, टाइटनेस इन चेस्ट, चेस्ट में प्रॉब्लम, है ना, ये सब आपको धीरे धीरे देखने को मिलेगा। ठीक है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन अब आप बहुत, जितनी बार मैं बता चुका हूँ सब समझ चुके होंगे। सबसे पहले कफिंग, कफ आ सकता है, खांसी, है ना, हाँ, और लॉन्ग टर्म, ऐसा नहीं कि खांसी तुरंत से रुकेगा नहीं, खांसी खांसते जा रहे हैं, खांसते जा रहे हैं, ऐसा होता है। फिर है वीजिंग, है ना, वीजिंग मतलब होता है घर घर जैसी आवाज़ आना। ब्रीदलेसनेस, सांस लेने में दिक्कत होगी, कठिनाई, टाइटनेस ऑफ चेस्ट, चेस्ट में प्रेशर फील होगा। ये देखो कुछ कुछ लिख सकता है, क्या है, फ्रीक्वेंट कफिंग, वीजिंग, है ना, घर घर जैसी आवाज़ आना, चेस्ट पेन, कॉमन कोल्ड, नॉर्मल सर्दी जैसा हो जाना, फीलिंग टायर्ड, थका हुआ महसूस होना, स्लीप प्रॉब्लम, सोने में दिक्कत होगी, खास करके सोने के टाइम पर अस्थमा का अटैक आता है, रात में नींद नहीं आती क्योंकि बहुत ज़्यादा खांसी होती है, सांस लेने में दिक्कत आता है ना, हाँ, ये सब चीज़ें आपके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में थे। अब है नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या है बताओ, है ना। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट का मतलब है कि यहाँ कोई दवा का इस्तेमाल नहीं करेंगे और उससे अवॉइड, इंस्ट्रक्ट टू अवॉइड स्मोकिंग, उसको स्मोकिंग से दूर रखो, है ना, हाँ, क्योंकि स्मोकिंग आपके ब्रोंकाई वगैरह को कहीं ना कहीं दिक्कत करता है। कॉज मस्ट बी आइडेंटिफाइड एंड रिमूव्ड, कारण पहचानूं कि जो पेशेंट है उसको अस्थमा का अटैक किस वजह से आता है, क्योंकि जो उसके साथ रहता है वही बता सकता है कि एल्पोलन की वजह से, डस्ट की वजह से, या तो एयर पॉल्यूशन की वजह से, किस वजह से आता है, उस वजह को से उसको दूर रखो, है ना। एलर्जेन शुड बी कंट्रोल, जो भी एलर्जेन पार्टिकल है उसको कंट्रोल में रखिए, उसको दूर रखिए उससे। पेशेंट शुड बी इंट्रोड्यूस टू अवॉइड बीटा ब्लॉकर्स, हाँ, जो कुछ बीटा ब्लॉकर जैसी दवाई ले रही है उससे घबराहट जैसा फील होता है, क्योंकि बीटा ब्लॉकर आपके हार्ट रेट को कम कर देता है। एस्पिरिन जैसी दवाएं हैं, इन सब चीज़ों को कहीं ना कहीं कहिए रोक देने के लिए, अवॉइड करने के लिए, अगर ले रहा है तो, ठीक है। अब इसमें फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या होता है, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में आपका क्या है, लॉन्ग टर्म अस्थमा कंट्रोल मेडिकेशंस, है ना। क्या होता है लॉन्ग टर्म जो यूज होता है, एक होता है शॉर्ट टर्म, है ना, क्विक रिलीफ मेडिकेशंस, जो क्विक रिलीफ मेडिकेशन तुरंत से रिलीफ देता है, जैसे क्विक रिलीफ में है इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, काफ़ी बार पूछा हुआ है, ये एक प्रकार का क्या होता है, ब्रोंकोडायलेटर होता है। पूछेगा इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड कहाँ यूज़ होता है, तो जो भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, खास करके जब भी ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, चाहे वो आस्थमा हो, सीओपीडी में भी ये सिम्टम देखने को मिलता है, तो जहाँ पे भी सांस लेने में कठिनाई होगी तो वो ब्रोंक्यूल्स को ओपन करने का काम करता है, क्योंकि नाम ही है इसका ब्रोंकोडायलेटर। देखो समस्या कहाँ आ रही थी, ब्रोंक्यूल्स सिकुड़ जा रहा था, अब हम उसको अगर फैला देंगे, डायलेट कर देंगे तो कोई दिक्कत होगा नहीं, तो वही है, ये ब्रोंकोडायलेटर होता है। कौन, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, ये क्या करता है, ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करता है, डायलेट करने की वजह से क्या हो जाता है, आसानी से क्या होता है, सांस लेने लग जाएगा, ये क्विक रिलीफ है तुरंत से। फिर एक है शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट, जैसे एल्ब्यूटिरॉल, है ना, एल्ब्यूटिरॉल, लेवेब्यूटिरॉल, ये कुछ ड्रग्स हैं जो कि इनहेल किए जाते हैं, रिड्यूस द सिम्टम्स विद इन फ्यू मिनट्स, इनहेल करना इनहेलर के द्वारा, ये कुछ इनहेलर है, ये देखो इस तरीके से इनहेलर आता है ना, इनहेलर कैसे ये इनहेल करा है, अक्सर जो होता है ना आस्थमा का पेशेंट, वो इस तरीके के इनहेलर को लेकर इस तरीके से इनहेल करता है, इनहेलर टेक्निक भी होना चाहिए अच्छा, ठीक है। ये हो गया क्या, क्विक रिलीफ, क्या, एल्ब्यूटिरॉल या लेवेब्यूटेरॉल ब्रोंकोडायलेटर के तौर पर इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, वेरी इंपॉर्टेंट, इप्राट्रोपियम को तो कभी आप भूलना ही नहीं, ठीक है, इप्राट्रोपियम को तो कभी भूलना ही नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं क्या, लॉन्ग टर्म आस्थमा, है ना, लॉन्ग टर्म आस्थमा ट्रीटमेंट के लिए क्या करता है, लॉन्ग टर्म आस्थमा, तो इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, है ना, जो इनहेलेशन, इसको भी इनहेलेशन के द्वारा दिया जाता है, जैसे फ्यूटिकासोन, ब्यूडेसोनाइड, मोमेटासोन, बैक्लोमेथासोन, ये कुछ इस्तेमाल किए जाते हैं इनहेलेशन के द्वारा, ये एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं, है ना, ठीक है। फिर ल्यूकोटायरिन्स मॉडिफायर, जैसे मॉन्ट्यूलक्लास्ट, है ना, ये देखो मॉन्ट्यूलोक्लास्ट, फिर जेफिरल्यूकास्ट, दे कैन बी टेकन ओरली,
ओरली इसको लिया जाता है, इसको इनहेल करके लिया जाता है एंड सिम्टम्स के आस्थमा के सिम्टम को कम करता है। एंड यहाँ पर थियोफाइलिन ये भी एक ब्रोंकोडायलेटर है, जबकि इप्राट्रोपियम भी ब्रोंकोडायलेटर है। ये क्विक रिलीफ देता है, तुरंत से ब्रोंकियोल्स को डायलेट करता है। ये थियोफाइलिन धीरे धीरे करता है, लॉन्ग टर्म तक करता है। लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट साल्मीटेरॉल एंड फॉर्मिटेरॉल। देखना, याद रखना, एक होता है LABA लाबा और एक होता है SABA साबा। यहाँ देखो साबा, जो साबा होता है वो क्विक रिलीफ देता है, शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट। शॉर्ट एक्टिंग, देखो इसको SABA कहते हैं शॉर्टकट में, SABA साबा, यानी शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट। इसमें क्या क्या आते हैं, एल्ब्यूटिरॉल एंड क्या कहते हैं लेवेब्यूटिरॉल, जबकि साल्मीटेरॉल किस में आता है, लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट में, साल्मीटेरॉल और फॉर्मिटेरॉल। इसको याद रखने का ट्रिक बता दूं, देखो काफ़ी बार पूछा हुआ है कि कौन सा LABA लाबा है, कौन सा लाबा है, कौन सा साबा है, अक्सर क्वेश्चन पूछता है, तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। देखो लाबा यानी लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट, आप लंबी समय तक बातचीत किसके साथ करते हो, तो यहाँ साल्मिट्रो में देखना मिट्रो लगा हुआ है, मिट्रो MET साल्मिट्रोल, तो इसमें मित्रो वर्ड लगा हुआ है, मित्रो है ना, तो साल्मिट्रॉल फॉर्मिट्रॉल इसमें मित्रो वर्ड आ रहा है। जो आप मित्रों के साथ हैं यानी फ्रेंड्स के साथ हैं, लंबे समय तक बातचीत कर सकते हैं। जबकि यहाँ पर देखना एल्ब्यूट्रॉल एंड लेवेब्यूट्रॉल यानी ब्यूट्रॉल यानी बेटा के साथ कितना देर बात करोगे, एल्ब्यूट्रॉल लेवेब्यूट्रॉल, यहाँ पे ब्यूट आ रहा है ना, यानी बेटा के साथ कितना देर बात करोगे, अरे बेटा के साथ कौन ज़्यादा देर बात करता है भाई, तो SABA शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट। जबकि मित्रों के साथ हम ज़्यादा देर बात करते हैं, तो यहाँ मिट्रॉल वर्ड लगा होता है, जैसे फॉर्मिट्रॉल साल्मिट्रॉल, तो ये लॉन्ग टर्म बात करते हैं, तो कभी कंफ्यूजन होगा। मित्रों के साथ लॉन्ग टर्म, तो लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट, शॉर्ट एक्टिंग में बेटवा के साथ यानी ब्यूट्रॉल एल्ब्यूट्रॉल लेवेब्यूट्रॉल। क्वेश्चन करवाऊंगा, देखना ध्यान से। एलर्जी मेडिकेशंस, अगर किसी को एलर्जी वगैरह हुई है तो उस समय ओमालीजुमाब का एक इंजेक्शन आता है एवरी 2 to 4 वीक्स इफ पेशेंट हैज एलर्जीज एंड सीवियर अस्थमा। अगर एलर्जी और सीवियर अस्थमा है तो इस ओमालीजुमाब का एक इंजेक्शन दिया जाता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आस्थमा। आस्थमा का प्राथमिक लक्षण ही क्या है, रेस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स में रुकावट, क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ एयरवेज, लंबे समय तक कहीं ना कहीं एयरवेज जो हवा का रास्ता उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, या लॉस ऑफ एल्वेलाई गायब हो जाता है, एक्सेस ब्लड क्लॉटिंग, बहुत ज़्यादा ब्लड क्लॉट हो जाता है। सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए मेरे दोस्त। है इतना अच्छा आंसर आ रहा है ना, देख रहे हैं सारे बच्चे का आंसर आ रहा है, देख रहे हैं। हाँ, तो ही हमर बाबू तो ही हमर सोना, तोरे में बसा परान, पढ़े अहिया ए पवा पर, नता हो जाइबा बड़ा परेशान। चलिए, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन ट्रिगर्स फॉर आस्थमा, बताओ। मोस्ट कॉमन ट्रिगर मतलब मोस्ट कॉमन ट्रिगर मतलब कह सकते हो जिसकी वजह से आस्थमा का अटैक स्टार्ट होता है। हाई कोलेस्ट्रॉल, ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होना, एलर्जेंस जैसे डस्ट या पॉलन, या तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन या स्मोकिंग। बहुत बढ़िया, सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं बी, एलर्जेंस डस्ट या पॉलन। व्हाट इज द प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स इन आस्थमा, आस्थमा में हमारा कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन रिस्पॉन्स करता है, क्योंकि ये एलर्जी वजह से, एलर्जी में कौन सा, IgA IgG या तो IgE या T सेल्स, तो IgE इम्यूनोग्लोबुलिन ई मेडिएटेड होता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है, विच सिम्टम इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विथ आस्थमा, कौन सा सिम्टम आस्थमा के साथ कॉमनली एसोसिएटेड है। चेस्ट पेन तो नहीं होता है, हेमोप्टाइसिस, फीवर या कफिंग एंड विजिंग, तो चेस्ट पेन ऐसा कोई सिम्टम नहीं है, हेमोप्टाइसिस वगैरह भी नहीं, फीवर वगैरह भी नहीं है। कफिंग एंड विजिंग, खांसी और सांस लेने में दिक्कत, विजिंग मतलब मैंने बताया साउंड लाइक विशल लाइक साउंड ड्यूरिंग ब्रीदिंग, घर 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 आवाज आता है। चलो, तो ये हो गया आपका आस्थमा, ठीक है। जैसे मैंने आपको साबा लाबा बताया तो उससे एक क्वेश्चन मैंने एग्जाम में पूछा हुआ था, करा के दिखाओ। चलो आप लोग जवाब देना। विच मेडिकेशन इज लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट, LABA लाबा, इसमें से लाबा कौन है बताओ।
इप्राट्रोपियम, प्रेडनिसोलोन, एल्ब्यूटेरॉल, साल्मिटेरॉल। अगर ट्रिक नहीं ना बताएंगे हम, कचिया के एकदम कचकचा जाओगे लेकिन आंसर नहीं कर पाओगे, कितनों रट्टू होगे, है ना। ठीक है, और ई ट्रिक ना ऐसा नहीं बोल सकता कि किसी को देख के हम सीखें, ठीक है। ये ट्रिक सेल्फ, ये अपना बिहारी दिमाग है। देखो सारा बच्चा आंसर किया है डी, है ना, साल्मिटेरॉल। कैसे? अरे भैया साल्मिटेरॉल और फॉर्मिटेरॉल मित्रों से लॉन्ग टर्म बात करते हैं, जबकि बेटवा एल्ब्यूटेरॉल, लेवाब्यूटेरॉल, ये सब क्या होता है? शॉर्ट एक्टिंग, क्योंकि ब्यूटेरॉल यानी बेटवा से। इप्राट्रोपियम बताओ, तो ये ब्रोंकोडायलेटर है, शॉर्ट एक्टिंग में यूज होता है। बहुत बढ़िया, आई लाइक इट, मजा आ गया। चलो अब नेक्स्ट डिजीज है सीओपीडी। सीओपीडी है ना, सीओपीडी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज डिसऑर्डर। देखो जितने भी बच्चे ऐप पर आप मन लगाकर पढ़ रहे हो, इस बात की श्योरिटी ले लो कि आप अपने आसपास के मित्र होंगे, साथी होंगे, संगति होंगे, या तो टीचर्स होंगे, उनसे कभी किसी एक टॉपिक पर डिबेट करना। आइडियल डिबेट, आइडियल डिबेट मतलब होता है अच्छा बहस, सेंसिबल चीज़ें, मतलब होता है ना, नॉनसेंस टाइप से लोगों के साथ नहीं, जो एक्चुअल पढ़ने वाला होगा, तो वो आपसे इम्प्रेस हो जाएगा। वाह, इतना अच्छा कॉन्सेप्ट। बस ज़्यादा नहीं, थोड़ा देर लगेगा, क्योंकि उसी से, ये भी एक रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित ही बीमारी है। कई बार आस्थमा और सीओपीडी में अंतर पूछ देता है, तो लोग फंस जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। क्या कह रहा है देखो, लंग इन्फ्लामेशन, यहां पे एक्चुअली होता क्या है? तो देखो सीओपीडी का सबसे पहली बात है, फुल फॉर्म आप लोग याद रख लेना, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर। इसका क्या है ना, सीओपीडी में क्या हो जाएगा? क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर। सीओपीडी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा बताओ? हाँ, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर। बहुत बढ़िया, सारे बच्चे पहली बात तो फुल फॉर्म याद रख लेना। अब देखो एक एक वर्ड का मतलब समझो। क्रोनिक मतलब लंबे समय तक चलता है, तुरंत ठीक नहीं होता। ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब है कहीं ना कहीं रुकावट आती है, कहाँ पर? पल्मोनरी का मतलब होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित डिसऑर्डर है, या तो डिजीज भी बोल सकते हो। इसमें एक्चुअली आपके लंग्स में दो प्रॉब्लम आते हैं। पहला तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस वाला सिम्टम, है ना, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस वाला सिम्टम, एंड दूसरा चीज एम्फाइसीमा। सीओपीडी में दो चीजें होती हैं, जबकि आस्थमा में दो चीजें नहीं होती हैं। आस्थमा में सिर्फ ब्रोंकाइटिस इन्फ्लामेशन हो जा रहा था, वो भी कब? जब आस्थमा का अटैक आ रहा था एलर्जन के कांटेक्ट में आने पर, तब। यहां पर है कि हर समय ब्रोंकाइटिस रहता है ना। हाँ, एंड उसके साथ ही साथ एम्फाइसीमा, दो चीजें एक साथ हो जाती हैं। अब ब्रोंकाइटिस का, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस मतलब ये जो ब्रोंकाई है इसमें इन्फ्लामेशन, आइटिस वर्ड लग जाए यानी इन्फ्लामेशन, यानी कि इसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है और बहुत ज़्यादा म्यूकस बनने लगता है। एक काम तो ये होता है, ये आस्थमा में भी हो रहा था। एंड दूसरा चीज़ यहाँ पर हो जाता है एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा का मतलब कई बार पूछा हुआ एग्जाम में। एम्फाइसीमा का मतलब है कि एक्चुअली आपको पता है हमारे लंग्स में बहुत सारे मिलियंस ऑफ एल्वियोलाइज पाए जाते हैं। एल्वियोलाई एक छोटा छोटा हवा से भरा गुब्बारा है, जिससे एक्चुअली गैसियस एक्सचेंज होता है। एंड वो एल्वियोलाई का जो दीवार है ना, वॉल, वो डैमेज होने लग जाता है ना, जिससे कि सही से एयर फिल्टर नहीं हो पाते, है ना। हाँ, गैसियस एक्सचेंज नहीं हो पाता है, तो ये बहुत खतरनाक कंडीशन है एम्फाइसीमा। तो एल्वियोलर वॉल ब्रेक्स डाउन, एल्वियोलाई का वॉल डैमेज होने लग जाता है। दो चीजें क्या क्या सीओपीडी में? दो चीजें हैं, एक क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, वेरी गुड, है ना, वेरी गुड। एक क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, दूसरा एम्फाइसीमा। ब्रोंकाइटिस का मतलब हुआ कि ब्रोंकाई में इन्फ्लामेशन, एंड एम्फाइसीमा का मतलब हुआ एल्वियोलर वॉल डिस्ट्रक्शन। एल्वियोलाई में, एल्वियोलाई के जो वॉल्स हैं वो डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं, टूटने लग जाते हैं, जिस वजह से ये सिम्टम्स आते हैं। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, लंग इन्फ्लामेशन एंड एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन आर इट्स डिफाइनिंग फीचर। यानी लंग्स में एक्चुअली इन्फ्लामेशन हो जाते हैं, एंड एयर फ्लो, हवा जो बहती है, हवा में, हवा के फ्लो में बाधा आ जाते हैं, रुकावट। ड्यू टू एयरवे कॉन्स्ट्रिक्शन, एयरवे चूंकि कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, सिकुड़ जाता है, पेशेंट सफरिंग फ्रॉम कंडीशन ऑफ डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ब्रीदिंग डिफिकल्टीज होती हैं, एंड ये क्रोनिक कंडीशन होता है, एंड जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा और डिफिकल्ट और वर्स होते जाता है। इसमें दो टाइप्स के डिजीज होते हैं, इट इंक्लूड टू टाइप ऑफ डिजीज।
एक तो एम्फाइसीमा भी होता है एंड क्रोनिक ब्रोंकाइटिस भी होता है। हमने बताया एम्फाइसीमा का मतलब, एम्फाइसीमा का मतलब है जो छोटे छोटे एल्वियोलाइज होते हैं आपके, उसमें उसके वॉल्स ब्रेक होने लग जाते हैं। तो द वॉल्स एंड इलास्टिक फाइबर्स ऑफ एल्वियोलाई, है ना, डिस्ट्रॉयड बाय दिस लंग डिजीज, इसमें क्या होता है, डिस्ट्रॉय होने लग जाता है, ठीक है। व्हेन समवन एक्सेल्स, जब कोई सांस क्या कहते हैं एक्सेल करता है यानी सांस बाहर छोड़ता है, स्मॉल एयरवेज कोलैप्स, चूंकि उसमें छेद हो चुका है, उसका वॉल टूट चुका है, तो वो कोलैप्स कर जाता है, सिकुड़ जाता है, ऑब्स्ट्रक्टिंग एयर फ्लो आउट ऑफ द लंग्स, जिससे कि सांस बाहर नहीं निकल पाता, दिक्कत होती है। दूसरा है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस का मतलब ब्रोंकाई में इन्फ्लामेशन, क्रोनिक मतलब लंबे समय तक। इन दिस कंडीशन द लंग प्रोड्यूसेस मोर म्यूकस, लंग्स के अंदर जो ब्रोंकाई है उसमें स्वेलिंग हो गई एंड ज़्यादा चिपचिपा पदार्थ म्यूकस बनाने लग जाता है, विच कैन फर्दर ऑब्स्ट्रक्ट द नैरोअर एयरवेज, जिससे कि हवा का जो एयरवे है, रास्ता है, वो और सकड़ा होता है और उसमें बहुत ज़्यादा चिपचिपा पदार्थ भर जाता है, जिससे कि ब्रोंकियल ट्यूब्स स्वेल कर जाते हैं, स्वेल मतलब फूलना, एंड नैरो, है ना, बहुत पतला हो जाता है। व्हेन अ पेशेंट ट्राइज टू क्लीन देयर एयरवेज, अगर कोई पेशेंट कोशिश करता है कि उसको करके होता है ना खखार निकाल के साफ करना, दे में डेवलप अ क्रोनिक कफ, जिससे कि उसको कफ डेवलप होगा और लंबे समय तक खांसी होती है ना। हाँ, इसका कारण, तो इसके भी कारण वही है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जैसे पॉल्यूटेड एयर की वजह से हो सकता है, या तो ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर, जैसे अगर मान लो उस ऑक्यूपेशन ही उसका व्यवसाय वैसा, जैसे सीमेंट फैक्ट्री में काम करता है, तो जाहिर सी बात है ना, या तो कहीं डस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा उड़ती है, बोड़ा का फैक्ट्री में काम करता है, तो उस जाहिर सी बात है ऐसा होगा, डस्ट, सिगरेट स्मोकिंग वगैरह की वजह से। एंड एयरवे हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस, जो एयरवेज हैं वो बहुत ज़्यादा हाइपर रिस्पॉन्सिव, कोई भी एलर्जेंस आया या पॉल्यूटेड एयर आया तुरंत से बहुत ज़्यादा खराब हो गया, या तो जेनेटिक फैक्टर, माता पिता को है तो बच्चों में भी आ सकता है। अर्लियर इन्फेक्शन सच एज ट्यूबरकुलोसिस निमोनिया, है ना, जैसे ट्यूबरकुलोसिस निमोनिया अगर पहले से है किसी को, ट्यूबरकुलोसिस में भी पता है लंग्स इन्फेक्टेड होता है, निमोनिया में भी, तो उसके वजह से भी हो सकता है। एंड एल्डरली पीपुल ज़्यादा होते हैं, जो इसमें ये कम उम्र के बच्चों को कम होता है, ये ज़्यादातर बूढ़े लोगों को होता है, ड्यू टू वीक इम्यून सिस्टम, अगर उसका इम्यून सिस्टम वीक हो चुका है तब। इसमें सिम्टम्स, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है सिम्टम, सिम्टम मतलब हो गया लक्षण, लक्षण क्या क्या है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ब्रीद का मतलब सांस लेने में कठिनाई होगी, वीजिंग यानी घर घर जैसी आवाज़ आएगी, जैसे अस्थमा का सिम्टम है वैसा ही कुछ होगा, चेस्ट टाइटनेस, है ना, चेस्ट में भारीपन होगा, एंड क्रोनिक कफ विथ म्यूकस, वहाँ पे देख लो क्रोनिक कफ तो हो रहा था, खांसी हो रही थी, लेकिन म्यूकस नहीं आ रहा था उतना ज़्यादा, यहाँ पे म्यूकस के साथ आएगा, यानी कि बलगम भी आएंगे, है ना। एंड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन ऑन रेगुलर बेसिस, फटीगनेस, थकावट, वेट लॉस, एडिमा जैसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में भैया फूफू करना जल्दी छोड़ो, स्मोकिंग छोड़ो, ऑक्सीजन थेरेपी का ऑक्सीजन लगाओ उसको, क्योंकि पता है ना आपको, क्योंकि उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ऑक्सीजन बॉडी को नहीं मिल रहा है, बॉडी कमजोर पड़ जाएगा, तो ऑक्सीजन दो। रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम, काउंसलिंग, एक्सरसाइज वगैरह करो, न्यूट्रिशनल एडवाइस दो कि भैया ठीक ठाक खाओ पियो, बढ़िया रहो और थोड़ा सेफ रहो, सुरक्षित रहो, ठीक है। अब फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में ब्रोंको डायलेटर्स देते हैं, ब्रोंको डायलेटर जो ब्रोंक्यूल को डायलेट करे, क्योंकि यहाँ पे भी कॉन्स्ट्रिक्ट हुआ है। अब दो होते हैं, एक LABA लॉन्ग एक्टिंग एक होता है लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकियोडायलेटर्स जो लंबे समय तक धीरे धीरे काम करता है और लंबे समय तक ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करके रखता है। एक होता है शॉर्ट एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग में हमने बता दिया जैसे इप्राट्रोपियम, याद करो, एल्ब्यूटेरॉल शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट था, लेबाब्यूटेरॉल, ये सब क्या है, शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट है जो कि ब्रोंक्यूल्स को डायलेटेड करता है। ये LABA है, लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट है, जबकि SABA शॉर्ट एक्टिंग। तो इप्राट्रोपियम, इसमें साबा, ये दोनों एल्बिट्रॉल लेवोबिट्रॉल है, इप्राट्रोपियम तो डायरेक्टली ब्रोंकियोडायलेटर्स है, ठीक है, हाँ, जो कि तुरंत से करता है। लॉन्ग एक्टिंग धीरे धीरे करता है, जैसे इंडाकेट्रियोल, साल्मिट्रॉल, फॉर्मिट्रॉल, ये सब लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर्स है। इनहेल्ड स्टेरॉइड्स, ब्यूडेसोनाइड, फ्यूटिकासोन वगैरह स्टेरॉइड वगैरह दिया जाता है, ओरल स्टेरॉइड वगैरह भी दिया जाता है। थियोफाइलिन, ये रिलैक्स करता है मसल्स को एंड ब्रीदिंग को इंप्रूव करता है, ये ब्रोंकाई के मसल्स को रिलैक्स कर देगा। कुछ एंटीबायोटिक जैसे एजिथ्रोमाइसिन, लिवोफ्लॉक्स, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है तब एजिथ्रोमाइसिन, लिवोफ्लॉक्सासिन वगैरह भी चलता है, ठीक है। चलो, इसकी ट्रीटमेंट वगैरह यही है। अब क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज अ पार्ट ऑफ COPD, इसमें से कौन सा, है ना, अब इसमें से कौन सी मेडिसिन कब चलेगी, क्या चलेगी, ये पेशेंट के कंडीशन पर डिपेंड करता है एंड ये काम हमारा नहीं है, ये काम डॉक्टर्स का है, तो ये चीज़ें थोड़ा अलग होती हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों को ये पढ़ना है कि हाँ भाई इसके ट्रीटमेंट में कौन कौन सी मेडिसिन चलती हैं एंड वो कैसे काम करता है। अब मेडिसिन सिलेक्शन वो चीज़ें हम लोगों का नहीं है, सिलेबस में नहीं है, ठीक है।
हाँ, वो पेशेंट के कंडीशन पर डिपेंड करता है ना। चलो, सीओपीडी, अब इसका आस्थमा, ब्रोंको क्या कहते हैं, ब्रोंकिए क्या है, ब्रोंकिएक्टेसिस, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, पल्मोनरी फाइब्रोसिस, बताओ। तो मैंने बताया था सीओपीडी में दो चीज़ें हैं, एक क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, दूसरा आस्थमा। तो ये क्रोनिक ब्रोंकाइटिस आपको मिल रहा है, हाँ आंसर मार दो, सी, सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं। व्हाट इज द टिपिकल फीचर ऑफ एम्फाइसीमा इन सीओपीडी? सीओपीडी में एम्फाइसीमा का टिपिकल फीचर क्या है? तो एम्फाइसीमा का मतलब क्या था, मैंने बताया एल्वियोलर वॉल डिस्ट्रक्शन, एल्वियोलाई का वॉल ब्रेक होना। म्यूकस बहुत ज़्यादा बन रहता है, नहीं, एल्वियोलर वॉल डिस्ट्रक्शन, यस, ये हो जाएगा आंसर बी, आंसर बी, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट डज सीओपीडी स्टैंड्स फॉर? मैं नहीं जवाब दे रहा है, बहुत ज़्यादा बार पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, मोर देन 10 टाइम्स इन डिफरेंट स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन। सो आई वांट, मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग आंसर करो। सीओपीडी, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पहला ऑप्शन क्या है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, या तो क्रोनिक ऑन्कोलॉजिकल पल्मोनरी डिसऑर्डर। ऑन्कोलॉजिकल कहाँ से आ गया, ये नहीं होगा। क्रिटिकल ऑब्स्ट्रक्टिव, क्रिटिकल वर्ड तो आएगा ही नहीं। क्रोनिक ऑर्गेनिक पल्मोनरी, ऑर्गेनिक कहाँ से आ गया, आंसर हो जाएगा ए, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव। कितने बच्चे ये आंसर कर रहे हैं, वाह ग्रेट, बहुत सारे बच्चे आंसर ए कर रहे हैं, वेरी गुड, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। अगेन ये लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट वाला सवाल मैंने करा दिया था, ठीक है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। एंड जो भी लोग हमारे साथ इस लेक्चर में लास्ट तक बने रहे उनको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। एंड जो भी लोग हमारे साथ मिथिलेश्वर ऑफिशियल के साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अदरवाइज़ अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो मिथिलेश्वर ऑफिशियल हमारा इंस्टा आईडी है, तो वहाँ से आप हमारे साथ कनेक्टेड रह सकते हैं। ओके, थैंक यू। चलिए, अब उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट में अपना 2 शब्द जरूर लिख कर जाइए, जो भी आपको अच्छा लगा हो या बुरा लगा हो कमेंट में बताइएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।